Hello and welcome to Legal Scenario. Let's get started. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का दूसरा केस बीकाजी नारायण धैकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। इसके अंदर हुआ यूं कि मोटर व्हीकल एक्ट था और मोटर व्हीकल एक्ट था वो था तो इस लॉ के अंदर ये था कि इनको पावर दी गई थी गवर्नमेंट को नॉट ओनली टू रेगुलेट और कंट्रोल द फेयर्स एंड राइट बट ऑल्सो टू टेक अप द एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन मोनोपोली। मतलब कि जो मोनोपोली की गवर्नमेंट के अलावा कोई भी अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से निकाल दे तो गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इस बिजनेस में मोटर जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में काम नहीं करेगा, ये लो पावर देता था। और जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 को, तो जो एक्ट था ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं 1947 को, जो गवर्नमेंट ने अमेंड किया था, वो लॉ बोलता था कि मोनोपोली ले सकते हैं। और मोनोपोली का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा कोई भी उस फील्ड में बिजनेस में नहीं आ पाएगा। तो जब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये वाला जो पार्ट है कि मोनोपोली में आ सकता है, वो वाला पार्ट आर्टिकल 19 के वायलेशन में था। और हमने आर्टिकल 13 में देखा अगर वो कोई भी पार्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ था, तो वो अकॉर्डिंगली आर्टिकल 13 क्लोज 1 वो जितना इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा। तो वो वॉइड हो गया। तो अब इसी के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में। नेहरू जी ने पहला अमेंडमेंट किया 1951 में और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 को अमेंड कर दिया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक नया क्लोज इंसर्ट कर दिया और जिसमें लिख दिया, एक्सप्रेसली लिख दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों अप्लाई होगा। और उसमें फंडामेंटल राइट में लिख दिया कि अब स्टेट गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट कर सकता है किसी भी बिजनेस में। मतलब कि अब उन्होंने फंडामेंटल राइट को अमेंड करके पावर्स लिख दी कि भाई अब फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा इस रीजन से कि वो मोनोपोली दे रहा है। तो मोनोपोली देना अलाउ हो गया फंडामेंटल राइट से। तो अब पेटिशनर का क्या कहना था कि पेटिशनर जब केस आया 1955 में, पेटिशनर का ये कहना था कि देखिए जो लॉ था वो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वॉइड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्योंकि वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। और अकॉर्डिंग टू पेटिशनर वो लॉ डेड हो गया है, वो लॉ खत्म हो गया था। और अभी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से मोनोपोली बाद में वापिस से अलाउ कर दी गई थी, फिर भी वो लॉ अप्लाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पेटिशनर। पेटिशनर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को दोबारा कानून बनाना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट डेड हो चुका था। तो बोलता है कि अब मोनोपोली के लिए स्टेट ऑफ को दोबारा से कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये मोनोपोली बना पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, फिर से वही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को बताया कि देखिए जी, अगर लो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया कि देखिए आर्टिकल 13 क्लोज 1 और 2 में जो लॉ है वो वॉइड अब इनिशियो या नल नहीं हो जाता, वो सिर्फ अनएनफोर्सेबल हो जाता है क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। लेकिन जैसे ही लिमिटेशन रिमूव हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाएगी, इट ऑटोमेटिकली बिकम रिवाइव्ड और इफेक्टिव। मतलब कि इट कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर ऑल अदर पर्पसेस। वो डेड नहीं हुआ, वो स्टैट्यूट बुक से गायब नहीं हुआ वो लॉ क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट था, माना वो अनएनफोर्सेबल था, एनफोर्स नहीं हो रहा था क्योंकि आर्टिकल 13 लग गई थी। और बोल रहा है वो वॉइड है। वॉइड का यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो डेड नहीं होगा, वॉइड अब इनिशियो नहीं होगा, नल नहीं होगा, लेकिन अनएनफोर्सेबल होगा। और जैसे ही लिमिटेशन को रिमूव कर देंगे वैसे ही वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगा। यही तो एक्लिप्स है कि जो डार्कनेस होती है वो परमानेंट नेचर की नहीं होती। जैसे ही मून साइड में गया और अर्थ पे वापिस से रोशनी आ जाएगी, हमेशा के लिए अंधेरा नहीं होता। एक्लिप्स जैसे ही मूव किया
वैसे ही वापिस से रोशनी ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के। तो जैसे ही उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 उन्होंने बताया वॉइड अब इनिशियो नहीं होगा, सिर्फ एन अनफोर्सेबल होगा और ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। तो वो माना एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से, वो वाला लो, तो वो इनकंसिस्टेंट था तो वो अनएनफोर्सेबल हो गया, ना कि वो वॉइड हो गया, अनएनफोर्सेबल हुआ। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ तो वो लॉ की इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो गई, क्योंकि मोनोपोली जो गवर्नमेंट ने परमिट कर दी थी फंडामेंटल राइट को अमेंड करके, तो अब इनकंसिस्टेंसी चली गई, तो ऑटोमेटिकली जो लॉ है वो रिवाइव हो गया, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया गया। तो अब पिटिशनर ये नहीं कह सकता कि लॉ को वापिस से बनाना पड़ेगा मोनोपोली के लिए, नहीं, वो लॉ अपने आप रिवाइव हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई हो गई थी। गाइस, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आर्टिकल 13 जो कि DOLLB कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसी के साथ 5 केसेस को भी मैंने उन वीडियो में एक्सप्लेन किया है एक साथ, और आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए सिवाय एक केस के, ताकि आपको टॉपिक की भी क्लैरिटी मिले कि आर्टिकल 13 और एप्लीकेशन प्रैक्टिकल पार्ट है क्या, फिर हम उसको केसेस के साथ वही डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो देखें। और गाइस, इस बार प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन गाइस।